नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर। आज हम लोग बात करेंगे उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी व समकालीन विचारक तथा संप्रदाय के बारे में। जितने भी कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं और स्कूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से थिंकर्स हैं ज़रूरी और स्कूल्स कौन कौन से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उदारवादी विचारक यानी लिबरलिस्ट स्कूल की, जिसमें कि 3 हिस्से हैं। पहला है परंपरागत उदारवादी, आधुनिक उदारवादी और समाजवादी। समाजवादी आगे चल के बनता है स्वेच्छातंत्रवादी, समतावादी और समुदायवादी। अब हम इन सभी का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, आखिर क्या ज़रूरी इनके तत्व हैं और क्या इनमें ज़रूरी जो थिंकर्स हैं उनको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा, अगले वीडियो में उसकी डिटेलिंग मैं करके दे दूँगी आप लोगों को। तो परंपरागत उदारवादी या नकारात्मक उदारवादी, जिसको क्लासिकल लिबरलिस्ट भी कहा जाता है, उनका मानना है कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की विवेकशीलता, अबाध स्वतंत्रता, रात्रि पहरी राज्य व लेजर फेयर यानी अहस्तक्षेप में विश्वास रखता है, ठीक है। एक तरीके से कहा जाए तो यह जो लेजर फेयर का जो कॉन्सेप्ट है अहस्तक्षेप का, यहाँ पे राज्य के जो अहस्तक्षेप की बात की जाती है। अगर कहीं आप लोगों से पूछ दिया जाए कि लेजर फेयर क्या होता है तो वो पूरी तरीके से उदारवादी जो संकल्पना है, ट्रेडिशनल जो उदारवादी संकल्पना है, नकारात्मक जो उदारवादी संकल्पना है उससे जुड़ी हुई है। इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो माल्थस जो कि अर्थशास्त्री हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन, ये सभी जो है इसके समर्थक है। बहुत ज़रूरी परंपरागत उदारवादी के इतना जानना ज़रूरी है कि इसमें व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है, उसकी विवेकशीलता की बात की कि व्यक्ति जो है खुद उसके पास एक रैशनल माइंड है और उसके थ्रू वो अपने सभी निर्णय स्वयं ले सकता है। अबाध स्वतंत्रता कि उसकी किसी भी स्वतंत्रता पर जो उसकी जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो को किसी भी तरीके से क्या कहते हैं बाधित नहीं होगी। नाइट वॉचमैन जो स्टेट का नाइट वॉचमैन का जो एक रूल होता है उसको भी ये लोग हटाने की बात करते हैं परंपरागत उदारवाद में। आगे हम बढ़ते हैं आधुनिक उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी के रूप में जाना जाता है एक तरीके से। तो इसमें होता क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध व हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप, यहाँ पे बात किया जाता है रीजनेबल, आप तरीके से रीजनेबल तरीके से आप जो अधिकार है उनको बाधित कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं कहीं पे। यहाँ पे समर्थक कौन है, टी.एच. ग्रीन, लॉस्की, टॉनी, हाब्सहाउस, मैकाइवर और किंग्स जो कि अर्थशास्त्री हैं वो। इसमें एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुछ जो आपके अधिकार हैं उनको मोरालिटी की तरफ घसीट दिया जाता है, जिससे कि ये होगा कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं जिनका प्रभाव किसी दूसरे पे भी पड़ रहा है तो राज्य क्या होगा कि आपको उस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप जो स्मोकिंग है, आप बाहर स्मोकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्मोक है वो दूसरे के लंग्स में भी जाएगा और जिससे कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर दैट। समकालीन उदारवाद, कंटेम्प्रेरी लिबरलिस्ट क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी पहला इसमें आता है, जिसमें कि नकारात्मक उदारवाद तथा अबाध स्वतंत्रता के समकालीन समर्थक, एलपीजी के समर्थक, ठीक है। एक तरीके से एलपीजी का जो मकसद क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके अंतर्गत वो सभी लोग आते हैं, ठीक है। इसके समर्थक क्या हैं, एफ.ए. हेयक, उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक, रिगनवाद यूएसए कहा जाता है, थैचरवाद जो कि यूके में है, नॉजिक के बारे में आप लोग जानते हैं, बर्लिन, फ्रीडमैन, ठीक है। तो ये इन लोगों के समर्थक है। यूएसए में आपके एफ.ए. हेयक है और थैचरवाद जो कि यूके में चलता है, ठीक है। आप थैचरवाद को एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके बारे में।
और दूसरी बात, इसमें मूल तौर पे इसे आपका नकारात्मक जो उदारवाद है उसको बहुत ज़्यादा समर्थन किया जाता है इस पहले वाले में, यानी स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं वो इसकी बात करते हैं। इसके नाम से ही समझ में आता है कि अपनी स्वेच्छा से काम करना, अपनी स्वेच्छा जो है वो चलाना, अपने तरीके से हर एक कार्य करना। दूसरा हम आते हैं समतावादी यानी इगैलिटेरियनिज्म, यानी समतावादी उदार या फिर उदार समतावादी भी इसको कहा जाता है। ये बात करता है सकारात्मक उदारवाद के समकालीन जो समर्थक है उन सब की बात करता है। उन लोगों ने इसको बहुत फोकस किया, जिसमें कि जॉन रॉल्स, सीबी मैकफर्सन, अमर्त्य सेन और डॉकिंस जो हैं वो इसके समर्थक है एक तरीके से। नेक्स्ट है समुदायवादी यानी कम्युनिटेरियनिज्म। ठीक है। तीसरा रास्ता बाजार वर्सेस राज्य के मध्य, जो ये कहते हैं तीसरा एक रास्ता निकाला गया जिसमें कि बाजार और राज्य के मध्य जो है कॉन्फ्लिक्ट को उसको दूर किया जाए। ठीक है। अमुताई एंटिजिनियो समुदायवाद के पिता माने जाते हैं। समर्थक इसके हैं माइकल सेंडल, मैकिटायर, वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, रॉबर्ट पुटमैन। इसमें मेन रूप से भारतीयत्व व सामुदायिक सहयोग पर बल देने वाले समकालीन जो उदारवादी हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म पे। एक तरीके से इसको तीसरा रास्ता इसलिए भी कहा जाता है समुदायवाद को, क्योंकि दोनों के हित की बात करते हुए वो आगे बढ़ते हैं ताकि बाजार तंत्र भी किसी का ना बिगड़े और राज्य की जो गतिविधियां हैं उनको भी बाधित ना किया जाए। दोनों के बीच सामंजस्य करके ये अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं समाजवादी विचारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो समाजवादी में दो हिस्से हो जाते हैं, समाजवादी और साम्यवादी वैज्ञानिक समाजवादी। ठीक है। तो समाजवादी जो बात करते हैं सबसे पहले स्वप्न लोकीय समाजवादी की, जिसमें कि चार्ल्स कूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ऑवन, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरे संशोधनवादी विकासवादी समाजवादी जो कि जिसमें है बर्नस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। फेबियनवादी जो होते हैं वो कौन कौन है? सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम वलास, एनी बेसेंट, बर्नार्ड शॉक, हेराल्ड लास्की, ये लोग जो हैं वो फेबियन वाद को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। साम्यवादी वैज्ञानिक जो समाजवादी हैं वो कहते हैं श्रमवाद, श्रम संघवाद यानी कि सिंडिकेलिज्म की बात करते हैं। दूसरा इसमें आता है श्रेणी समाजवादी यानी गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म के जो थिंकर है वो GDH कॉल है। श्रम संघवादी जो है वो जॉर्ज सोरेल जो कि फ्रांस के हैं उसको कहा जाता है। एक और आता है इसमें साम्यवाद का अराजकवादिता। अराजकवादी जो है जिसमें कि अब देख सकते हैं क्रांतिकारी अराजकवादिता को आता है पहला। दूसरा आता है क्रांतिकारी तरीकों को बलपूर्वक राज्य को मिटाना। दूसरा इसका आता है शांति प्रिय दार्शनिक प्रशांत अराजकवादी, शांतिपूर्ण या धार्मिक तरीकों से राज्य को समाप्त करना। ठीक है। अराजकवादी में हम देखेंगे शांति प्रिय दार्शनिक प्रशांत अराजकवादी, शांतिपूर्ण या धार्मिक तरीकों से राज्य को समाप्त करने का जो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग के पास है वो गांधी जी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। जॉन रस्किन, थोरो, टॉल्स्टाई की जो कहानियां हैं, जॉन रस्किन की जो कहानियां हैं, उनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने जो है एक तरीके से कहे तो सर्वोदय का जो एक विषय है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया था। आगे हम बढ़ते हैं। राज्य को मिटाने के जो समर्थक है क्रांतिकारी तरीकों से वो है फ्रूतो, बाक्यूनिंग, क्रोपो, क्यूटेन। ये जो विचारक हैं ये राज्य को मिटाने की बात करते हैं। तो अराजकवादिता में भी दो हिस्से बढ़ जाते हैं, क्रांतिकारी और एक शांतिप्रिय तरीका। आगे हम बढ़ते हैं समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी मार्क्सवादी का जो मॉडल है। तो परंपरागत मार्क्सवादी यानी क्लासिकल मार्क्सिस्ट आते हैं इसमें। दूसरा जो हिस्सा है नव मार्क्सवादी का आ जाता है। इसमें जो समर्थक है कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स इसके प्रणेता हैं। लेनिन, स्टॉलिन, माओ त्से-तुंग, रोजा लक्सबर्ग जो है वो इसको फॉलो करते हैं, परंपरागत क्लासिकल मार्क्सिस्टवाद को।
9 मार्क्सिस्ट के समर्थक कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूजे, हेबरमास, हरखाइमर, एरिक क्रॉम, लुई अल्थ्यूजर, जॉर्ज लुकास, जीन पॉल सार्त्रे। ये सभी जो विचारक हैं अभी उभर रहे हैं कंटेम्प्रेरी थिंकर्स में, आप देखेंगे तो बहुत एक ब्रॉड लेवल पे कैसे वो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल थ्योरीज से न्यू थ्योरीज की तरफ, न्यू थ्योरीज को जनरेट करते हैं, उनकी बात यहाँ पे शुरू होती है। दूसरा है नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवादी आखिर होते क्या हैं? आधार के साथ साथ अधिसंरचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक प्रभुत्व के अलावा तकनीकी व सांस्कृतिक प्रभुत्व का भी महत्व है। आप लोग जब उसको पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, जिन लोगों ने मार्क्सवाद की थ्योरी पढ़ी है, मैंने पढ़ाई भी है अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैं बताती हूँ बेस और स्ट्रक्चर का क्या एक तरीके से इम्पॉर्टेंस रहता है। तो हम लोग जो मार्क्सवाद है, परंपरागत मार्क्सवाद, वो सबसे ज़्यादा जो फोर्स है, जो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो बेस की है, और बेस जो है वो फिर स्ट्रक्चर को एक तरीके से क्या करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट हम भूल जाते हैं कि एक जो अधिरचनाएं हैं, अधिसंरचनाएं हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं यहाँ पे। जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, आर्थिक है, आपके आर्थिक तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस को जो बाधित करता है, जैसे राज्य है, सरकार है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव है, लीगल अथॉरिटीज़ है, वो लोग कहीं ना कहीं से आपको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो एक तरीके से ये बात किसकी करते हैं, आपकी ये बात करते हैं आर्थिक प्रभुत्व जो है उसके साथ साथ जो टेक्निकल या कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उसको भी ये फोकस करते हैं नव मार्क्सवादी, जो कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारवादी विचारक। व्यवहारवाद जो कि एक बिहेवियरलिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता है हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें कि विज्ञानवादी, प्रत्यक्षवादी, अनुभववादी विज्ञान व तथ्यों पर फैक्ट बेस्ड जो स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है आपका। और जितने भी चीज़ें हैं, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उभरने लगती हैं। इसके जो समर्थक हैं मुख्य रूप से, एक जो पहले हैं चार्ल्स मेरियम, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता, ठीक है, बौद्धिक जो पिता माना जाता है वो चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। लियोनार्डो वाइट, गॉसलिन, लासवेल, आर्मंड, डेविड ट्रूमॉन्ट, केटलिन, क्विंसी राइट्स, शूमैन, वी कोए जूनियर जो हैं, ये सभी जो हैं आपके व्यवहारवाद के समर्थक विचारक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो समकालीन परंपरावाद या नव परंपरावादी यानी नियो क्लासिकल जो है और क्लासिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल्यों व राजनीति दर्शन पर बल, ये वैल्यूज़ और आपके कहें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलते हैं, ठीक है। आप जब एमए में आएंगे तो एमए में चीज़ों को और ब्रॉडली होके पढ़ेंगे, जिसमें कि लियो स्ट्रॉस की थ्योरी, माइकल ऑक्सफोर्ड की थ्योरी, एरिक वॉयगिलिन, जुवेनल, बल्क, मैटलैंड, सिबली, डॉन्टे जर्मिनो, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में से सबसे ज़्यादा अगर जो इम्पॉर्टेंट है तो लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, इट विल हेल्प यू, ठीक है, आपकी मदद करेगा। और जो अन्य समकालीन उपागम हैं जिनकी ब्रॉडली जिन पे अभी स्टडी चल रही है, तो फर्स्ट है बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म, जिसमें कि लोकतंत्र में सभी संस्कृतियों के समान महत्व के समर्थन की बात की जाती है। हम सभी जानते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारी कल्चर्स होते हैं और उन सभी कल्चर्स को साथ लेके चलना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना मुश्किल होता है, इंडिया में ये कितना मुश्किल है और कैसे उसको हम लोगों ने सुलझाया है और क्या उसके उपाय हैं जिससे कि हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके समर्थक हैं भीखू पारिक, उनकी बुक आप लोग देख लीजिएगा। विल किमलिका, यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, मेरियम यंग, नैंजी फ्रेजर। इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट है भीखू पारिक और विल कैमलिका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको फोकस से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एमए का जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें भीखू पारिक और विल कैमलिका के ऊपर क्या कहते हैं क्वेश्चंस भी आए हैं हम लोगों को, तो इसलिए मैं कह रही हूँ।
दूसरा है उत्तर आधुनिकतावादी यानी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, इसको उत्तर संरचनावादी भी कहा जाता है, जिसमें कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ की पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। कहा जाता है कि बहुत संख्या में चीज़ें हैं। पोस्ट जो मॉडर्नाइजेशन ने हमें कंप्यूटर दिया, सब कुछ दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास चीज़ें बहुत सारी आई, बट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ नॉट देयर। हमारे पास क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं है, हमारे पास गुणवत्ता वाले मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे हम पीछे हो जाते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावादी क्या करता है, उन मटेरियल्स को बोलता है कि आप कंप्यूटर में अपलोड कीजिए, जो चीज़ें हैं वो जो क्वालिटी है उसको कीजिए, और ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि मॉडर्नाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि हमें चीज़ों को समझने में बहुत आसानी से आसान भी करे और अच्छी गुणवत्ता भी दे। ठीक है, इसको एक तरीके से उत्तर ज्ञानोदय भी कहा जाता है। ठीक है, एक पोस्ट नॉलेजेबल एज भी कहा जाता है, जो कि 16वीं 17वीं सदी में उद्भवित व्यक्ति की विवेकशीलता के आलोचक, विवेकशीलता की बजाय भावना महत्वपूर्ण है, उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है। समर्थक है इसके माइकल फूकोल्ट, उनके बारे में देख लीजिएगा, ज़रूरी है ये विचारक पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के। दरिंद्रा विखंडनवाद, लोटार्ड जो है, ये तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए एक तरीके से। अब बात करते हैं उपाक्षरित यानी सबलेंट्रियन फॉर कॉलेज लेक्चर, यानी मुख्यतः दक्षिण एशिया के इतिहासकार होते हैं। वंचित तबके के समर्थक ये लोग होते हैं। उपाक्षरित, ठीक है, एक तरीके से सुनने से ही शब्द की महत्ता हम समझ सकते हैं। जिसके समर्थक है रंजित गुहा, पार्थ चटर्जी की जो बुक है उसको देख लीजिएगा, उससे सवाल आए हैं। सुदीप्तो कविराज, सुमित सरकार, गायत्री चक्रवर्ती, ये लोग उन समुदाय को फोकस करते हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है एक तरीके से।